ब्रेक के बाद ब्यूरो रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। और सबसे पहले ब्यूरो रिपोर्ट में बात करते हैं अब उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 4000 मकान ढहाए जाने के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। इस दौरान छात्रों ने धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और धामी सरकार की कार्रवाई को एक तरफा बताया है। प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार मासूम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। साथ ही छात्रों ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि मासूम बच्चों और महिलाओं पर रहम खाए। सरकार अगर अदानी अंबानी के हजारों करोड़ के कर्ज माफ कर सकती है तो 78 बीघा जमीन सरकार क्यों नहीं छोड़ती? केवल एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? देखा है कड़ी ठंड में और कड़ी ठंड में बावजूद उसके रोडों पर बैठी पूरी फैमिलियां, वहाँ वो माँ, हमारी माँ बहनें और उनके घर वाले जिस तरह से दर्द का अपना एहसास करते हुए, और उनके ऊपर से छत छीनी जाने का ऐलान हो चुका है। जैसा कि हम सभी को पता है, हम लोगों का यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है जिस अंदाज से काम कर रही है उस अंदाज को बदलना होगा। जिस सख्ताई के साथ वो अपने फैसले ले रही है मुसलमानों के खिलाफ, उन फैसलों में थोड़ी नरमी लानी ज़रूरी है। क्योंकि जब अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ हो सकता है, ये देश के भगोड़ों का कर्जा माफ़ हो सकता है, तो मैं समझ सकता हूँ ये मुसलमान जो हैं, जो माइनॉरिटीज़ कैसे हैं, जिनको मैं ख़ासतौर से मुसलमान इसीलिए कहूँगा क्योंकि मुसलमानों के ऊपर ही ख़ासतौर से जुल्म किया जा रहा है। तो इस जुल्म को रोकने की कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि वो आज से तो घर है नहीं, वो सालों पहले बरसों पहले के घर बनाए गए, एकदम घर तोड़ने का ऐलान, उनके ऊपर से छत छीनने का ऐलान। तो मैं समझ सकता हूँ किसी भी नीचे तबके के लोग के या किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए छत छीनने का मतलब ये है पूरी जमा पूंजी का खर्च हो जाना, कंगाल हो जाना, ख्वार हो जाना। तो वो अपना मकान किस तरह से बनाएंगे, अपने बीवी बच्चों या बच्चों को किस तरह से परवरिश करेंगे, क्योंकि एक नस्ल का सवाल नहीं है, या कई नस्लों का सवाल है। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान की हुकूमत उनकी आवाज़ सुने, उनके दर्द को समझे और उनकी तकलीफों को समझे और अपने फैसले को वापस लेने की जल्द से जल्द कोशिश करी जाए। देखिए, पहली चीज़ आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि इस वक्त इतनी कड़ाके की ठंड है कि निकलना दुश्वार हो रहा है। 5 दिन से मासूम बच्चे, बेवाएं, कुछ माएँ, बुजुर्ग लोग उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड में 5 दिन से अपना इंसाफ मांगने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन नेशनल मीडिया भी इन मासूम लोगों के साथ जुल्म कर रही है कि हिंदुस्तान में नेशनल मीडिया बिल्कुल आवाज़ नहीं उठा रही है। हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। दूसरी चीज़, उत्तराखंड के अंदर 78 एकड़ जो ज़मीन नैनीताल के पास ज़िला है, उसमें 90% मुसलमान, 10% हिंदू, उसमें मस्जिद, उसमें मंदिर, उसमें अस्पताल, उसमें स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, सब चीज़ हैं। उसमें 4500। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता सहजी सिद्दीकी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सहजी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से युवाओं ने प्रदर्शन किया है, उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि 78 एकड़ जमीन छोड़ दी जाए। अगर अडानी अंबानी का कर्जा माफ किया जा रहा है तो 4000 परिवारों के लिए क्या सरकार 78 एकड़ जमीन नहीं छोड़ सकती? जी अलका, बता दूं, ये जो पूरा उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले का पूरा मामला है, जहां पर 78 बीघा जमीन है जो रेलवे अपनी बता रही है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर निर्णय दे दिया है कि 10 तारीख को आपको ये खाली करना है। और वहां पे जो बच्चे, माँ, बुजुर्ग जो रोडों पर बैठे ऐसी कलकत्ता की ठंड में जी, उसके लेकर एमयू मुस्लिम विश्वविद्यालय में ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला था और पुरजोर मुरम्मत की थी कि उनको घर दिया जाए, उसके बाद उनको घर खाली कराया जाए। सहजी, क्या कुछ मामला है हल्द्वानी का ये जिसे लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पूरा मामला ये है कि ये 78 बीघा जमीन है, वो रेलवे अपनी बता रहा है, जिसपे रेलवे ने कोर्ट गया, हाई कोर्ट, वहां पर हाई कोर्ट ने निर्णय सुना दिया कि आपको 10 तारीख को ये खाली करना है, ये अवैध जमीन है। जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ये अवैध जमीन है तो इससे राज्य सरकार पूरी तरह क्यों नहीं उन्हें पहले बताया कि
कि ये अवैध जमीन है। आपने यहाँ पर स्कूल, सरकारी स्कूल भी बनवा दिए, स्कूल भी, प्राइवेट अस्पताल भी है, वहां पर रह रहे 50, 60, 70 साल से रह रहे हैं। तो ये कैसे बन गए? ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जी सहजी, जिस तरीके से ऐसा सामने आ रहा है कि 4000 लोग जो हैं उस बसावट में हैं, उस 78 बीघे जमीन में, तो इन्हें विस्थापित करने के लिए भी तो सरकार की जिम्मेदारी। अगर मान लीजिए कोर्ट का आदेश है और उस जगह को तोड़ा जा रहा है, तो उन लोगों को विस्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? हाँ, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार जिस वादे के साथ राज्य सरकार में अपनी सरकार बनाई थी, और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो उनका एक कर्तव्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबको छत देना और सबको घर देना, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार अपने कटघरे में नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ गरीबों से उनका घर छीना जा रहा है जी, और दूसरी तरफ जो रेलवे है वो अब तक कहाँ सो रहा था। कल जो अब उसने कहा कि ये हमारी जमीन है। जी सहजी, ये भी आरोप लग रहा है कि मुस्लिम बसावट अधिक होने की वजह से सरकार इस मामले में काफी कड़ा रुख अपना रही है। हाँ, मुस्लिम, मैं बता दूं अलका, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो आवाज उठी है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि जो मुस्लिम 90% है वहां पर उन पे ज्यादा ज्यादती रहेगा। यहाँ पर 80 या 90% हिंदू होते तो यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती जी। तो वो कहीं ना कहीं कटघरे में, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर जी, क्या कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, और प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं उस जगह को तोड़ने की। आपने कहा कि 10 जनवरी को वो जगह जो है वो तोड़ दी जाएगी, तो क्या लगता है कोई बड़ा बवाल नहीं हो सकता जिस तरीके से प्रशासन डील कर रही है, और एक साथ 4000 लोग जो हैं वो बेघर होंगे, वहां पर रहने वाले बच्चे, ठंड का मौसम है, क्या सरकार इस चीज को कुछ, अगर मान लीजिए ये चीज जायज है, तो डिले नहीं कर सकती इस चीज को? हाँ, मैं इनका बता दूं, इनको एक आस नजर आ रही है। जो वहाँ के विधायक है कांग्रेस के जी, और सलमान खुर्शीद जो राज्य मंत्री है, पूर्व राज्य मंत्री, वो 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करेंगे उनसे। वहाँ जो भी फैसला आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिले कर दिया, वहां पे स्टे लगा दिया, तो कहीं ना कहीं एक इनके पास एक नजर आ रहा है कि हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। सरकार का क्या रुख है इस मामले में? सरकार का क्या रुख है इस मामले में? क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा कि एक साथ 4000 परिवार, एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जाता है कि वो हर घर में पानी की व्यवस्था, लोगों को घर, जो बेघर है उन्हें छत नहीं मिलेगी उन्हें सरकार की तरफ से, और एक साथ 4000 लोगों को, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और बाकी समुदाय के लोग हैं, एक साथ बेघर हो जाएंगे? हल्का सीधा कहीं ना कहीं सरकार भी कटघरे में खड़ी आ रही है, क्योंकि सरकार खुद इस वादे को लेकर आएगी कि सबको हम गरीबों को घर देंगे, छत देंगे, पानी देंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात करती है। और वही 4000 घर जब बेघर होंगे, वो कहाँ जाएंगे? उनका तो पूरा कारोबार, उनका बीवी, बच्चे, पढ़ाई सब बेघर हो जाएंगे, तो उनका क्या रहेगा? सीधा उनको ये कहना है कि अगर क्या आपको तोड़ना है तो हमारे ऊपर से आप चलाइए बुलडोजर, हम नहीं हटेंगे वहां से, आपको जो करना है वो करिए, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सीधा कहना है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बुलडोजर चलाए तो हमारे ऊपर से चलाइए, हमारे बच्चों को ऊपर से चलाइए, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जी, ऐसे में अगर सरकार, प्रशासन तोड़ने आता है वो जो एरिया है 78 बीघे का, वहां पर जो लोगों की बसावट है, तो प्रशासन भी पुख्ता इंतजाम किया होगा? क्या कुछ इस मामले में आपके पास जानकारी है? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां चल रही हैं? प्रशासन ने पूरी तैयारी कर चुकी है। 3 सेक्टरों में पूरे में बांट चुके हैं, 33 सेक्टर मजिस्ट्रेट बना चुके हैं। पूरे प्रशासन अपने पीएसी फोर्स के साथ तैयारी में है। 10 तारीख का इंतजार कर रहा है। जैसे भी 10 तारीख होती है, वो अपना अश्को लवा को लेकर तोड़ने के लिए चल देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो 4000 लोग, ऐसा माना जा रहा है, वो रेलवे की जमीन पर
अब तक रह रहे थे और अब नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के बाद 10 जनवरी को उस पूरे 78 बीघे जमीन को खाली कराने की बात जो है वो की जा रही है। तमाम फोर्स, ऐसा माना जा रहा है कि 23 करोड़ रुपए जो हैं उस जगह को खाली कराने के लिए खर्च किए जाएंगे। 7,000 पुलिसकर्मी जो है तैनात किए गए हैं। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि वो मर जाएंगे लेकिन उस जगह को खाली नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ठंड का मौसम है लेकिन इसके बावजूद वहां के हल्द्वानी में बच्चे और बुजुर्ग सभी आसमान के नीचे दिन गुजार रहे हैं और किसी तरीके से ये सोच रहे हैं कि सरकार मान जाए और उनका घर ना टूटे। वहीं नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली समेत उत्तर भारत में फिर से ठंड लौट आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का भी अनुमान है कि आने वाले कुछ दिन में देश भर में तापमान कम रहने वाला है। खासतौर पर उत्तर भारत में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। साल के दूसरे दिन जनवरी को कई इलाकों में तापमान में गिरावट आई और गलन देखने को मिली और लगातार जो है ठंड का कहर अब भी जारी है। इसके साथ ही कोहरा भी हो रहा है। विज्ञान विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिन तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अलग अलग जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा। आपको बता दें कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। हर तरफ कोहरा नजर आ रहा है। ठंड की वजह से लोग ठिठुरे नजर आ रहे हैं। और वहीं अलग अलग शहरों से हम आपको बता रहे हैं कि क्या हालात हैं। बिजनौर से हमारे संवाददाता मनोज चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ हालात हैं बिजनौर के ठंड से? जी 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 बिजनौर में घने कोहरे के चलते ठंड शहर का सितम जारी है और यहाँ चौराहे पर सभी जगह जिला प्रशासन द्वारा लकड़ियां जलवाई गई हैं जिससे लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। और साथ ही साथ जिला प्रशासन ने स्कूल भी 7 जनवरी तक का अवकाश घोषित कर दिया है और 9 से 12 तक की क्लास उनकी जो क्लास लगेंगी वो 10 से 2 बजे तक लगेंगी। और यहाँ ठंड का कहर जो है ना लगातार बढ़ा है और आज बिजनौर का जो तापमान है वो लगभग 16 डिग्री जी के करीब है। मनोज, सरकार प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ किया जा रहा है? जो रैन बसेरे हैं उनकी व्यवस्था कैसी है? जी जी, रैन बसेरे की व्यवस्था बिजनौर के डीएम साहब जो हैं वो रैन बसेरे की व्यवस्था खुद अपने आप लगातार देख रहे हैं और यहाँ पे रैन बसेरे जो हैं उनकी व्यवस्था अच्छी तरह से है और डीएम भी पूरी तरह से सतर्क है। ठंड के मौसम में क्या कुछ हालात हैं बिजनौर के? किस तरीके से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? जी जी, बिजनौर में ठंड का कहर जारी है और बिजनौर में हर चौराहे पर शहर हो या जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ सभी जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही साथ जो बाहर के जो राहगीर है जो है वो रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। रैन बसेरों के हालात क्या हैं? क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर प्रशासन की तरफ से? जी जी, प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों की जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पे उनके लिए रहने के लिए खाना और बिस्तर वगैरह सभी की व्यवस्था है। मनोज, जो लोग सड़कों पे रहते हैं, अक्सर देखा गया है कि हर शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सड़कों पे रहते हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना। ऐसे में इन लोगों को ठंड से बचाने के लिए प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? क्या प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों को कुछ दिया जा रहा है ठंड के मौसम में रहने के लिए, खाने के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है ठंड है तो काम भी मंदा है। रहने के लिए तो वो आसमान के नीचे अपना सहारा ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये है कि जो लकड़ी यहाँ पे डलवाई जा रही है उससे वो अलाव का सहारा ले रहे हैं और वो चारों तरफ बैठ जाते हैं उसके और अपना वो समय व्यतीत करते हैं। मनोज, ठंड के मौसम में कुहासा भी गिर रहा है, इसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं ज्यादातर बढ़ जाती हैं। ऐसे में इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? शहर की पेट्रोलिंग की क्या व्यवस्था है और आने जाने का जो समय है सड़क पर गाड़ियों का, उसका क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है? जी जी, घने कोहरे के चलते तेज वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक तो लगी है और साथ ही प्रशासन ने जगह जगह
मनोज, किसानों के क्या हालात हैं ठंड की वजह से? क्या कुछ उन्हें फायदा और नुकसान हो रहा है? क्योंकि ठंड में अक्सर सब्जियां गल जाती हैं, सब्जियों का मौसम है ठंड में, तो किसान कितने नुकसान में है इस ठंड की वजह से और कहाँ उसे फायदा होता नजर आ रहा? जी, किसान ठंड की वजह से जो उनकी फसल है वो फिर ढंग से खेत में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि गलन बहुत अधिक है। अगर धूप थोड़ी सी भी निकलती है तो उसमें वो थोड़ा बहुत काम निकालते हैं, अदरवाइज वो कोई भी घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो गन्ने की फसल है जी, वो मजबूरी है, क्योंकि जो शुगर मिल है, शुगर मिल से जो उन्हें गन्ने डालने के लिए पर्ची दी जाती है, तो उसके लिए किसानों को मजबूरी में घरों से निकलना पड़ा है और गन्ने की बेचने के लिए उन्हें लगातार जो है मिल या जो सेंटर बने हुए हैं उन पर जाना पड़ा है। और सब्जी वालों की भी हालात यही है कि उन्हें इस गलन में भी अपने जो पानी वगैरह देना है वो, और जो सब्जी है वो सब खेत में है, लेकिन सब परेशान है। और उन्होंने खेत में ही जो गन्ने के ऊपर जो एक कहते हैं उसे पाती वगैरह होती है उसे जला लेते हैं और उसका सहारा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, हमें बिजनौर के बारे में बताने के लिए कि किस तरीके से बिजनौर में लोग ठंड से परेशान है। प्रशासन की तरफ से लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अलाव की व्यवस्था की गई है, रेड बसेरों को प्रशासन की तरफ से चुस्त दुरुस्त किया गया है, जहां पर राहगीर जाकर ठंड से खुद को बचा सकते हैं। और अब प्रतापगढ़ के हालात बताने के लिए प्रेम मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रेम, क्या कुछ हालात हैं प्रतापगढ़ के ठंड से? प्रेम, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। आज प्रतापगढ़ की बात करें तो आज काफी दिन बाद प्रतापगढ़ में धूप देखने को मिली है। धूप देखते ही ग्रामीणों के चेहरे पर एक खुशी भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो जिस तरीके से काफी दिनों बाद ये धूप निकल कर आई है, इससे ग्रामीणों के जो ठंड का प्रकोप था उसमें भी थोड़ी सी नमी आई है। ग्रामीण अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अपनी दिनचर्या भी कहीं न कहीं वो कर पा रहे हैं। जिस तरीके से 2-3 दिन कोहरे और ठंड का कहर था, इससे उनका जो रेगुलर वर्क होता था उसमें कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न होती थी। वो कहीं न कहीं घर से जाते जरूर थे, लेकिन उस रुचि से वो अपना काम नहीं कर पाते थे। आज थोड़ी सी धूप मिलते ही ग्रामीण अपनी दिनचर्या भी कर पा रहे हैं और वो थोड़ी धूप थोड़ी सी ठंड पे भी राहत दे रही है। जी, प्रशासन क्या कुछ कर रहा है प्रेम? क्योंकि आज धूप निकली है तो जाहिर सी बात है शाम तक कुहासा भी होगा, तो ऐसे में ठंड से बचाव के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? क्योंकि मौसम विज्ञान की तरफ से कहा गया है कि अभी 3 से 4 दिन और जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ेगी। बिल्कुल, अगर बता दें जिस तरीके से धूप की बात आज की गई है उसके बाद कोहरा पड़ना अमूमन देखा जाता है क्षेत्रों में कि धूप के बाद कोहरा जरूर ही पड़ता है। लेकिन ऐसे में अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो जिस तरीके से उस बचाव के लिए जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। तालाब पर जैसे नगर पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, सभी रेगुलेटरी स्तर पर वे अलाव की व्यवस्था को लेकर के पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। अगर बातचीत की जाए कि प्रशासनिक अधिकारी जिस तरीके से अलाव की व्यवस्था करवाना चाहिए उस मानक पर, तो वो कहीं ना कहीं एक मजाक सा बनकर रह गया है। गांव पंचायत स्तर पर ग्रामीण स्वयं अपनी अलाव के सहारे के लिए वो मेहनत करते हैं, लकड़ियां लाते हैं और अलाव का सहारा लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था उस स्तर पर नहीं है जिससे गाँववासी एक जगह पर एकत्रित होकर अलाव को पूरी तरीके से आनंद ले सके। जी प्रेम, क्या इस मामले में कोई शिकायत नहीं की गई है आला अधिकारियों से? गांव स्तर पर बात की जाए तो जो कुछ जागरूक व्यक्ति हैं वो खंड विकास अधिकारी व अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से शिकायत करते हैं, लेकिन ज्यों का त्यों रह जाता है। उन अधिकारियों कानों तक जू भी नहीं देखती है। वो अधिकारी उस पर संज्ञान लेने के बजाय आश्वासन देना ही बड़ा बेहतर समझते हैं। वो तत्काल उन व्यक्तियों को आश्वासन प्रदान करते हैं कि कल से शायद ये व्यवस्था हम लोग बेहतर कर सके। गाँव में जहाँ पर भी जैसे एक गाँव ने आवाज उठाई, उस गाँव में थोड़ी सी लकड़ियां बढ़वा दी गई। अगले ग्रामीणों को लगा कि शायद उस गाँव में कुछ बेहतर होने लगा है, उस आश्वासन से दूसरा ग्रामीण शिकायत नहीं करता है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी उस रिपोर्ट को अग्रसर भी नहीं करते कि उच्च अधिकारी को पहुंचाया जाए। यदि वहां खामियां हैं तो उनके लिए रिपोर्ट भेजी जाए, वहां पर दुरुस्त कराया जाए और बजट लाया जाए। ऐसे में इस तरीके से कोई भी व्यवस्थाएं नहीं दिखती है। नगर पंचायत स्तर पर बात की जाए तो जगह जगह पर अलाव ग्रामीण स्तर से अपेक्षा बेहतर देखने को मिला है। जी रहन बसेरों के क्या हालात है? क्योंकि अक्सर लोग जो हैं बेघर होते हैं और जो शहर में नहीं होते हैं, उन्हें रहने की जगह नहीं मिलती, तो लोग रहन बसेरों का रुख करते हैं,
तो वहाँ के हालात कैसे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मैम, आप सही कह रही हैं। रैन बसेरा प्रतापगढ़ में कई जगहों पर बनाया गया है। रैन बसेरे की स्थिति की बात की जाए तो एक स्वच्छ कमरे में, एक बंद कमरे में चारपाई पूरी तरीके से जो महत्वपूर्ण सामान है उसमें रख दिए गए हैं, जिससे जो दूर दराज से लोग आए हैं अगर वो अपने घर पहुंचने में उन्हें दिक्कत हो रही है तो वो रैन बसेरे का सहारा ले सकते हैं, रात अपनी अच्छे से गुजार सकते हैं। ठंड से बचने के लिए वहाँ सामग्री रखी है, अलाव की व्यवस्थाएं भी पूरी तरीके से दिखी हैं, रजाई इत्यादि वहाँ पर महफूज तरीके से है, जिससे वो एक दिन आराम से बिता सके और आगे वो अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो सके। तब तक के लिए उनसे ठंड के बचाव के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं पूर्ण की हैं। जी प्रेम, ठंड का असर व्यापार पर कितना पड़ा है, व्यापारियों के काम पर कितना असर इसका है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैम। ये हम बताना चाहेंगे दर्शकों को, जिस तरीके से व्यापार में भी इसका असर देखने को मिला है। अधिक ठंड होने की वजह से जैसे अमूमन गांव स्तर पर बाजार या फिर शहरी इलाकों में जो बाजारें लगती हैं, लोग अपने घर से निकलते नहीं है, तो व्यापारियों के सामान बिकने भी कहीं कहीं समस्या होती है। ऐसे में व्यापारी को जो मुनाफा पहले होता था उनमें कहीं न कहीं गिरावट देखने को मिली है। न ही उस स्तर पर उनके सामान का विक्रय हो पाता है, न ही उन्हें उस तरीके से मुनाफा हो पाता है। जी, किसानों के क्या हालात हैं, क्योंकि ठंड बढ़ गई है, ऐसे में उनकी सब्जियों को पाला मारने का जो डर बना रहता है, ऐसे में किसान जो है खासकर जो सब्जी के वो लगाते हैं उन लोगों के हालात क्या हैं, किस तरीके का वो लोग ठंड को किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल मैम, जिस तरीके से ठंड का मौसम है, ठंड का कहर जो है पूरी तरीके से बरकरार है। खरीफ के मौसम में जो किसान है उन्हें भी पता है कि ठंड कहीं ना कहीं बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ऐसे में खरीफ की फसलें का ही प्रतापगढ़ में बुआई करते हैं, जैसे फूल गोभी इत्यादि गेहूं की फसलें हैं। इनमें ठंड के बढ़ने से ही इनकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है। ऐसे में प्रतापगढ़ में जनपद में देखा गया है कि कई ऐसे फसलें हैं जो ठंड से ही अपनी उर्वरक क्षमता बढ़ाती हैं, और अब तक उस स्तर पर ठंड नहीं पड़ी जिससे किसानों को उनकी खेती पर ठंड का असर देखने को मिले। ऐसे जैसे अमूमन तौर पर गलन की ठंडी हो या फिर बर्फ का गिरना हो, ऐसे में किसानों को क्षति हो सकती है, उनकी फसलों को क्षति हो सकती है। लेकिन प्रतापगढ़ में ऐसी कोई भी अब तक प्राकृतिक घटनाएं नहीं देखने को मिली है, जिसकी वजह से किसान अपनी फसलों को लेकर महसूस कर रहे हैं। और अब तक प्रतापगढ़ में एक जो गलन की ठंडी है वो कुछ हद तक सामान्य और सहन योग्य देखने को मिली है। जी प्रेम, ठंड बढ़ गई है, ऐसा माना जा रहा है कि ठंड बढ़ते ही कोरोना के मामले में भी इजाफा देखने को मिलता है। तो ऐसे में इस कोरोना को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और गाइडलाइन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से भी सभी स्टेट्स को जारी कर दी गई हैं कि अपने वहां व्यवस्थाएं रखें, लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई है। बिल्कुल, जनपद प्रतापगढ़ में पूरी तरीके से क्वारंटीन सेंटर इत्यादि बनाए जा चुके हैं, और जहां पर भी नहीं है वहां बिल्डिंग का निर्माण कार्य तेजी हो चुका है। सीएमओ प्रतापगढ़ चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़ से बातचीत गई, उन्होंने बताया कि आज बगल के राज्यों को देखते हुए यहाँ पर भी व्यवस्थाएं जो है पूरी तरीके से पहले से ही चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। अधिकारियों को पहले से अलर्ट कर दिया गया है। प्रतिदिन वे जागरूकता के लिए रैली करवा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जो कोरोना का कहर है वो वापसी होता दिख रहा है। आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, जो कोरोना की गाइडलाइन से अभी से ही पालन करना शुरू कर दें ताकि हम उससे महफूज रह सके। वैक्सीनेशन कार्य लगातार चल ही रहा है। वैक्सीनेशन से भी काफी हद तक ये देखा जाएगा कि वैक्सीनेशन अब की बार कितना प्रभाव लोगों के लिए बचाव कारगर साबित होती है। तो ये कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ ने अपनी पहल जारी कर दी है, और उस पहल के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, और लोगों के लिए सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन सेंटर इत्यादि बनाए जा चुके हैं, जिससे लोग अगर कोरोना से के पीड़ित होते हैं तो वो वहीं पर आकर के अपने समय को गुजार सके, ताकि उनकी के लिए उपचार बेहतर हो सके, उन्हें बेहतर रूप से ठीक किया जा सके। जी प्रेम, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं ठंड के मौसम में, तो ऐसे में इन घटनाओं को रोकने के लिए, कम करने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अगर जनपद प्रतापगढ़ में बातचीत की जाए तो तमाम जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, नई पुलिस चौकियां जनपद प्रतापगढ़ में जब से पुलिस अधीक्षक प्रताप
प्रतापगढ़ तत्काल अंतिम की पोस्टिंग हुई है। कहा जाएगा कि चौकी और थानों में काफी इजाफा देखने को मिला है। उन इजाफाओं में ये भी कहा जाएगा कि क्राइम का स्तर भी कम हुआ है। जिस तरीके से सड़क दुर्घटना है, जनपद प्रतापगढ़ में कई ऐसी रोडें हैं जहां पर पूरी तरीके से गड्ढा युक्त है। इससे अमूमन तौर पर कोहरे के प्रकोप से दुर्घटना होने के पूरे चांस होते हैं। ऐसे में लोग अपनी सतर्कता न बरतते हुए वो अपनी जल्द पहुंचने की मंशा रख कर जाते हैं। ऐसे में प्रशासनिक अमला जो है पूरी तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है। फिलहाल अब तक ऐसी दुर्घटना नहीं देखने को सामने मिली है जिससे जनपद प्रतापगढ़ में कहीं ना कहीं काफी लोगों को कोहरे की वजह से क्षति हुई है। लेकिन बीते वर्ष पहले की अगर बातचीत की जाए तो जनपद प्रतापगढ़ में ऐसे कई वाकयात निकल कर सामने आए थे जहां पर कोहरे के प्रकोप से ही ऐसे हादसे हुए थे। फिलहाल प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है। लोगों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। वो किसी भी तरीके से गाड़ी की स्पीड लिमिट रखें ताकि वे अपने आप को नियंत्रित और सहमित और सुरक्षित रख सके। अब प्रशासनिक अमला के प्रयास के बाद अगर लोग अपने आप में मनमाना तरीके से प्रयोग करते हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हादसे के अधिकारी हो जाएंगे। परंतु जो प्रशासनिक अमला की बात की जाए तो पूरी तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित रहने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है। जी प्रेम, आम लोगों की जिंदगी पे कितना असर पड़ा है, उनके काम धंधों पर कितना असर पड़ा है ठंड की वजह से? बिल्कुल, बड़ा ही बेहतर क्वेश्चन रहा कि आम लोगों की आम जनमानस जिस तरीके से जो प्रतिदिन मजदूरी कर कर अपने जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं उन पर खासा असर देखने को मिला है। जी बिल्कुल, जो एक दिन की मजदूरी करके अपने जीविका को चलाते हैं उनके लिए यह खासी ही नुकसानदेह हो चुका है क्योंकि ठंड में अमूमन लोग काम को स्थगित करना ही बेहतर समझते हैं। ठंड में अमूमन कार्य पर जाना ही लोग महफूज नहीं समझते हैं। ऐसे में उनकी जीविका पर खासा असर देखने को मिला है। फिलहाल अब तक जनपद प्रतापगढ़ में उस स्तर की सर्दी न थी कि जिस स्तर पर काम को स्थगित करना पड़े। फिलहाल इसकी वजह से काम जो है वो प्रतिदिन नियमित रूप से चल रहा है और आज धूप होने की वजह से वो काम के बढ़ने के और भी चांस हो चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम मिश्रा, हमें बताने के लिए कि प्रतापगढ़ में ठंड का क्या असर है, सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं जिले में की गई हैं। तो ठंड जो है वो लगातार जारी है और अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली उत्तर भारत के लोगों को। मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।